वेलकम बैक। विलयन के अंदर प्रभाजी आसवन की विधि के द्वारा दो पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्मों को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले टाइप फर्स्ट के जो द्रव मिश्रण थे उनका पृथक्करण या प्रभाजी आसवन पढ़ रखा है, जिसमें हम ए और बी को शुद्ध अवस्था में पृथक करते हैं। अर्थात ए टाइप फर्स्ट प्रकार के जितने भी विलयन हैं वो स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण नहीं करते, इसलिए शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं सेकंड की, और यहाँ पर टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के द्रव मिश्रणों के प्रभाजी आसवन की चर्चा करेंगे, जिसमें टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के अंदर चूंकि स्थिर क्वाथी मिश्रण निर्मित होते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर इन दोनों द्रवों को हम शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम सेकंड चाय टाइप के वक्र लेके चलेंगे, टाइप सेकंड और थर्ड के, जिसमें यहाँ पर जो दो वक्र बनाए गए हैं ये ताप संघटन वक्र है, जिसमें वाई एक्सिस पर टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पर यहाँ पर संघटन दिया गया है, जिसमें बी की वाष्पशीलता ज़्यादा है जिसका क्वथनांक कम है, और ए की वाष्पशीलता यहाँ पर कम है, इसका क्वथनांक क्या है, अधिक है। और यहाँ पर बाएं से दाएं दोनों में बी का संघटन बढ़ रहा है या बी के संघटन के मान में वृद्धि हो रही है, एक्स बढ़ रहा है, जबकि ए के संघटन में लगातार कमी होती है। वापिस ध्यान रखना, ये दोनों वक्र हमने उच्च वाष्पशील बी और निम्न वाष्पशील ए दोनों द्रवों को मिलाकर निर्मित किए हैं, जिसमें टाइप सेकंड के जो विलयन हैं इनमें हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जिसमें ए की जगह यहाँ पर हम यूज करेंगे वाटर, क्योंकि एल्कोहल के साथ में हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एथिल एल्कोहल के साथ में हम इसको प्रदर्शित करें तो एल्कोहल के वाष्पीकरण की दर वाटर से अधिक होती है। तो यह एग्जाम्पल यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिंदु सी जो प्राप्त हो रहा है इस निश्चित संघटन युक्त यहाँ पर एजोट्रोपिक मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है। इसके ग्राफ की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर हम प्रभाजी आसवन करने के लिए किसी भी निश्चित संघटन युक्त हम द्रव ए ले लेते हैं, जिसमें यहाँ से यहाँ तक जो मान दिया गया ये बी की मात्रा को दर्शाता है और यहाँ से यहाँ तक जो मान दिया गया है ए को दर्शाता है। अर्थात वाटर इसमें ज़्यादा है और एल्कोहल इसमें कम है। मान लीजिए 15% एल्कोहल का जलीय विलयन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें 15% एल्कोहल है और बाकी 85% यहाँ पर ये जल उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में बी की मात्रा यहाँ पर कम है और ए की मात्रा अर्थात जल की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है। अब इस संघटन के इस द्रव को यदि गर्म किया जाता है तो ये लगातार संघटन परिवर्तित किए बिना टी ए पर जाकर के उबलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ से इसको गर्म करना प्रारंभ करें तो टी ए क्वथनांक पर जाकर ये द्रव मिश्रण उबलना प्रारंभ करेगा और उस उबलने पर यहाँ पर बनने वाली जो वाष्प है उस वाष्प का संघटन इस जगह पर दिए गए मान के बराबर होगा। और इसको यदि हम प्रदर्शित करें तो ए डैश संघटन के रूप में यहाँ पर वाष्प प्राप्त होगी, जिसमें आप देख सकते हैं पहले से तुलना में बी की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है तथा ए की मात्रा यहाँ पर लगातार वाष्प में क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बी की वाष्प की ये मात्रा बढ़ेगी और ए की वाष्प घटेगी। यदि उसी द्रव को हम वापस गर्म करना प्रारंभ करते हैं या संघनित्र करके द्रव अवस्था में लाने के बाद में यदि हम उसको वापस गर्म करते हैं तो इसी तरीके से वाष्प बनेगी, वापस संघनित करें द्रव बनेगा, फिर वाष्प बनेगी, फिर द्रव बनेगा। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों द्रवों में अर्थात ए और सी के मध्य के किसी भी संघटन युक्त द्रव मिश्रण को यदि गर्म किया जाता है या उसका प्रभाजी आसवन किया जाता है तो प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया में धीमी गति से प्रभाजी आसवन करने पर शुद्ध अवस्था के अंदर सी प्राप्त होगा। और ये सी किस रूप में प्राप्त हो जाएगा, यह संघनित्र के रूप में प्राप्त होता है या हम कह सकते हैं कंडेंस्ड होकर के फ्रैक्शन के रूप में यह प्राप्त होता है। तो प्रभाज के रूप में क्या प्राप्त होगा, सी। और विलयन के अंदर जो गोल पेंदे का फ्लास्क है उस फ्लास्क में क्या उपस्थित रहेगा, तो उस फ्लास्क की अगर हम बात करें तो उस फ्लास्क में शुद्ध अवस्था में क्या होगा, ए। तो ए को तो हम यहाँ पर शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं और ए यहाँ पर क्या है, वाटर है। तो फ्लास्क में शुद्ध द्रव या द्रव के रूप में वाटर पीछे बच जाएगा, लेकिन
एल्कोहल यहाँ पर शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होगा। और आपको इन दोनों का संगठन पता है कि इन दोनों के मिश्रण के अंदर एल्कोहल यहाँ पर 95.5% एथिल एल्कोहल, जिसमें 4.5% वाटर है, इस संगठन युक्त एजोट्रोपिक मिश्रण प्राप्त होता है। तो इस टाइप सेकंड के द्रवों के अंदर यदि ए और सी के मध्य के किसी भी द्रव संगठन को लेकर यदि उसका प्रभाजी आसवन किया जाता है तो हम प्रभाजक के रूप में या संघनित्र करने के बाद जो द्रव प्राप्त हो रहा है उसमें 95.5% एथिल अल्कोहल और 4.5% वाटर का एजोट्रोपिक मिश्रण या ये स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त करते हैं, जबकि ए यहाँ पर शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इसके सी और बी के मध्य के किसी संगठन को लेकर के यदि प्रभाजी आसवन किया जाए तो मान लीजिए इस संगठन में, जिसको मैं बी से लिख रहा हूं, इस संगठन के द्रव को गर्म किया जाता है तो इस टी बी टेम्परेचर पर यह बॉयल करेगा। और जब इस टाइम पर ये बॉयल कर रहा है इस टेम्परेचर पर, तो बॉयल होने पर इसकी जो वाष्प बनेगी उसका संगठन यदि देखा जाए तो उसमें लगातार किसकी सांद्रता बढ़ रही है, ए की सांद्रता में वृद्धि हो रही है और बी की जो सांद्रता दी गई है वो लगातार घट रही है, क्योंकि बाएं से दाएं बी की सांद्रता बढ़ रही है। तो चूंकि ये वक्र बैक साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में स्थानांतरित हो रहा है, तो इस बी डैश स्थिति में बी के संगठन या बी की वाष्प कम बनेगी और जबकि ए की वाष्प ज्यादा बनेगी। अर्थात सी और बी के मध्य के संगठन युक्त यदि जल और अल्कोहल का मिश्रण लेकर के गर्म किया जाता है तो वाष्प किसकी बनेगी, अल्कोहल की वाष्प नहीं बनेगी। वाष्प किसकी ज्यादा बन रही है, यहाँ पर ए की वाष्प है वो ज्यादा बन रही है, ए क्या है, वाटर है। तो यहाँ पर इस संगठन के द्रव में यदि वाष्प बनती है तो वाटर की वाष्प ज्यादा होगी और अल्कोहल की वाष्प उसकी तुलना में कम होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर यदि धीमी गति से ये प्रभाजी आसवन किया जाता है तो ये प्रोसेस बढ़ते हुए आखिर में शुद्ध अवस्था में क्या प्राप्त हो जाएगा, सी प्राप्त होगा। और इस सी का संगठन भी वही रहेगा जिसमें वाटर और एथिल अल्कोहल का संगठन 95.5% रहेगा और ये प्रभाज के रूप में या संघनित्र के रूप में प्राप्त होगा या डिस्टिलेट के रूप में प्राप्त होता है। जबकि रेजिड्यू में क्या बचेगा, तो इसमें से चूंकि इधर ए की मात्रा जो दी गई है वो यहाँ पर बहुत कम थी, वाटर बहुत कम था, तो यहाँ पर संघनन बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, द्रव प्रावस्था है उसमें तो प्योर अल्कोहल बचेगा, उसमें प्योर अल्कोहल शेष बच जाएगा। जबकि जो ए था ये ए और अल्कोहल का यहाँ पर स्थिर क्वाथी मिश्रण है, ये प्रभाज के रूप में प्राप्त होगा। तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है, अगर सी और बी के मध्य के किसी वक्र को लेकर हम बात करें या उसका प्रभाजी आसवन करें तो इन दोनों की तुलना कर दीजिए, जिसका टेम्परेचर कम है वो प्रभाज के रूप में प्राप्त होगा और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो शुद्ध अवस्था के अंदर अवशेष के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि संगठन बी में अल्कोहल है तो एथिल अल्कोहल शुद्ध अवस्था में कहाँ प्राप्त होगा, रेजिड्यू के रूप में, अवशेष के रूप में गोल पेंदे के फ्लास्क में रहेगा। जबकि वाष्प के रूप में यहाँ पर निश्चित संगठन युक्त स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में टाइप सेकंड के यदि द्रव द्रव मिश्रणों का प्रभाजी आसवन किया जाता है तो ए और सी के मध्य के प्रभाजी आसवन के किसी संगठन के द्रव के प्रभाजी आसवन के अंदर यहाँ पर प्रभाज के रूप में स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा, जबकि गोल पेंदे के फ्लास्क में शुद्ध अवस्था के अंदर क्या प्राप्त हो जाएगा, ए शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगा अर्थात वाटर। तो गोल पेंदे के फ्लास्क में वाटर रहेगा और प्रभाजक के रूप में यहाँ पर 95.5% एथिल अल्कोहल का एजियोट्रोपिक मिक्सचर या स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त होगा। लेकिन अगर उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा वाला है अवशेष के रूप में, टेम्परेचर कम है वो संघनित्र के रूप में या प्रभाज के रूप में प्राप्त होगा। अगर मैं इधर की बात करता हूँ तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा किसका है, जल का, और यहाँ पर इसके संघनन का एजियोट्रोप का अगर बात करें तो इसका निश्चित मात्रा में संघनित्र का द्रव इसका क्वथनांक कम है। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रभाज के रूप में सी प्राप्त हो जाएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण, जबकि शुद्ध अवस्था में बी कहाँ पर मिलेगा, ये रेजिड्यू के रूप में प्राप्त होगा। तो जिसका क्वथनांक ज्यादा है वो किस में शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगा, गोल पेंदे के फ्लास्क में रहेगा, और जिस
स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक कम है वो हमेशा संघनित्र के रूप में, प्रभाजक के रूप में प्राप्त होता है। सेम यही प्रक्रिया हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इधर वाले में शुद्ध अवस्था में जल और प्रभाज के रूप में यहाँ पर एथिल अल्कोहल का 95.5% विलयन प्राप्त होगा। और यहाँ बात की जाए तो शुद्ध अवस्था में जल बचेगा और प्रभाज के रूप में वही 95.5% एथिल अल्कोहल का स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त होगा। जबकि अगर मैं इसकी बात करता हूं, टाइप 3 के आइसोबैरिक कर्व हैं जो ताप संघटन वक्र के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं, इसकी यदि बात करता हूं तो यहाँ पर आपके शुद्ध अवस्था में ए का क्वथनांक दिया गया है, शुद्ध अवस्था में बी का क्वथनांक दिया गया है। और अगर मैं इस डी बिंदु की बात करता हूं तो ये डी बिंदु यहाँ पर एज़ोट्रोपिक मिक्सचर या हम कह सकते हैं उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण या उच्चतम या हाईएस्ट बॉइलिंग एज़ोट्रोप के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन अगर मैं इससे इसकी इधर की बात करूं तो हम तुलना किसकी करेंगे, इस डी और टी ए की बात करेंगे। और इधर के यदि किसी संगठन युक्त द्रव का प्रभाजी आसवन किया जाए तो इन दोनों में क्वथनांक ज्यादा किसका है, डी का। तो डी यहाँ पर जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है वो जिसका क्वथनांक ज्यादा है वो पात्र के अंदर अवशेष के रूप में रहेगा और जिसका क्वथनांक कम है वह यहाँ पर प्रभाज के रूप में या डिस्टिलेट के रूप में डिस्टिलेशन के बाद में प्राप्त होगा। अगर मैं यहाँ चित्र के रूप में प्रदर्शित करूं, यहाँ पर मैं यदि ए और बी दो द्रवों को साथ में लेके चल रहा हूं और अगर मैं टाइप 3 की बात करता हूं, टाइप 3 के विलयनों की बात करें जिसके अंदर ए और डी के मध्य का यदि द्रव मिश्रण लिया गया है तो इस द्रव मिश्रण के अंदर डी का क्वथनांक ए से अधिक है। ऐसी स्थिति में जिसका क्वथनांक ज्यादा होता है वो अवशेष के रूप में, तो डी यहाँ पर हो जाएगा अवशेष के रूप में, और जिसका क्वथनांक कम है वो यहाँ पर प्रभाज के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दोनों में से वाष्पशीलता की प्रकृति की बात करें तो उसमें भी हम टाइप 3 के सॉल्यूशन लेते हैं तो उस स्थिति के अंदर जिस पॉइंट का क्वथनांक ज्यादा है वो हमेशा किस रूप में प्राप्त होता है, जिसका क्वथनांक ज्यादा है वो अवशेष के रूप में, जबकि जिसका क्वथनांक कम है वो संघनित्र के द्वारा प्रभाज के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी ये जो मान दिया गया है यह किस रूप में प्राप्त होगा, प्रभाज के रूप में शुद्ध द्रव ए प्राप्त हो जाएगा, जबकि डी यहाँ पर किस रूप में प्राप्त हो जाएगा, डी यहाँ पर ये प्रभाज है तो डी रेजिड्यू के रूप में प्राप्त होगा। तो हमने डी यहाँ पर लिखा है रेजिड्यू के रूप में, अवशेष के रूप में, और ए यहाँ पर प्रभाज के रूप में प्राप्त होता है। तो जिसका क्वथनांक कम है वो प्रभाज के रूप में, क्वथनांक ज्यादा है वो अवशेष के रूप में द्रव के अंदर पीछे रह जाता है। इसी तरीके से यदि डी और बी के मध्य के किसी द्रव को लेकर या मिश्रण को लेकर यदि आसवन किया जाता है तो किसी निश्चित संगठन के द्रव को यहाँ पर आने के बाद उबलना शुरू हो जाएगा, इसकी वाष्प बनेगी, फिर संघनित होगा, फिर वाष्प बनेगी, फिर संघनित होगा, इस तरीके से होते हुए शुद्ध अवस्था में वापस क्या प्राप्त हो जाएगा, टीबी प्राप्त हो जाए। तो इसका क्वथनांक कम है, तो जिसका क्वथनांक कम होता है वो किस रूप में प्राप्त होता है, प्रभाज या डिस्टिलेट के रूप में प्राप्त होता है। जिसका क्वथनांक ज्यादा है वो किस रूप में प्राप्त हो जाता है, क्वथनांक अधिक है वो रेजिड्यू के रूप में। तो यहाँ दोनों में रेजिड्यू के रूप में ये बचेगा और प्रभाज के रूप में ये प्राप्त होगा। इसमें भी अगर तुलना करें तो ये रेजिड्यू के रूप में रहेगा और ये प्रभाज के रूप में रहता है। और यहाँ की अगर बात की जाए तो ये रेजिड्यू या अवशेष के रूप में है और ये प्रभाज के रूप में। इन दोनों की बात की जाए तो ऐसी स्थिति में ये प्रभाज के रूप में और ये रेजिड्यू के रूप में रहता है। लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों के अंदर हम निश्चित संगठन युक्त द्रव मिश्रण लेकर चलते हैं तो उसमें से एक घटक शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है लेकिन दूसरा घटक शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होगा, वो एज़ोट्रोपिक मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि टाइप 2 और टाइप 3 या धनात्मक व ऋणात्मक विचलन के जो भी विलयन दिए गए हैं यह सभी विलयन हम शुद्ध रूप से प्रभाजी आसवन की विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते।
एक शुद्ध द्रव प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में निश्चित संगठन युक्त स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजोट्रोपिक मिश्रण जरूर प्राप्त होगा। यहाँ पर एजोट्रोपिक मिश्रण प्रभाज के रूप में है और यहाँ पर एजोट्रोपिक मिश्रण जो दिया गया है वो अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। अब अवशेष कहाँ होगा ये आपको ध्यान रखना है। अवशेष हमेशा गोल पेंदे के फ्लास्क में जो बचता है उसको अवशेष कहेंगे, और जो वाष्पीकृत होकर संघनित होकर के प्रभाज के रूप में या द्रव के रूप में वापस प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रभाज या डिस्टिलेट कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के द्रव मिश्रणों का प्रभाजी आसवन की विधि द्वारा पृथक्करण करते हैं, जिसमें टाइप फर्स्ट के जो द्रव मिश्रण है उनको शुद्ध रूप में ए और बी को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यदि टाइप सेकंड और थर्ड है तो उनके मिश्रणों में केवल एक घटक को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि दूसरा घटक यहाँ पर स्थिर क्वाथी मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है। तो यही तरीका हम यहाँ पर दो द्रवों के प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया में काम में लेते हैं। और यहाँ पर इन टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड तीनों को मिला करके सवाल पूछा जाता है कि पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्म जिसमें टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड तीनों शामिल है, तो इनका प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक्करण कैसे करते हैं, ये पूरी प्रक्रिया अब एक बड़े प्रश्न के रूप में पूछी जाती है। बस यहाँ तक ही है इसमें, और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम प्रारंभ करेंगे। थैंक यू सो मच।